तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। 1984 की शुरुआती महीने में भारत और श्रीलंका के बीच नई दिल्ली में एक मीटिंग थी। इसमें दोनों देशों के बड़े टॉप जो ऑफिशियल्स हैं वो हिस्सा ले रहे थे। जब मीटिंग शुरू हुई तो भारत का श्रीलंका को लेकर जो भी स्टैंड, जो भी प्लानिंग, जो भी बातें थी वो रख रहे थे। अचानक एक श्रीलंकाई ऑफिशियल्स ने उस मीटिंग में कुछ पेपर निकाले और जो भारतीय नुमाइंदे थे उनके सामने रख दिया। उसने कहा, आप कहते तो कुछ हैं, बताते कुछ हैं, लेकिन श्रीलंका के बारे में जो आपकी राय है, सोच है, वहां की प्लानिंग को लेकर वो बिल्कुल अलग है। अब जो भारतीय नुमाइंदा ये सुनकर हैरान कि ये क्या कह रहे हैं। फिर श्रीलंकाई ऑफिशियल ने जब पेपर सामने रखा तो वो देखकर होश उड़ गए। वो पेपर दरअसल में रॉ की एक रिपोर्ट थी, अपनी खुफिया एजेंसी की, और उस रिपोर्ट में श्रीलंका को लेकर तमाम बातें कही गई थी। और रॉ के ऑफिशियल्स ने, रॉ के टॉप बॉसेस ने वो जो लेटर था वो बातें किसी और से नहीं की थी, बल्कि अपने देश के पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्ट्री, उनके लिए कुछ लाइनें लिखी थी कि ये चीजें होनी चाहिए। तो जो चीजें श्रीलंका के बारे में यहाँ पे टॉप सीक्रेट लिखी गई, वो श्रीलंका का ऑफिशियल जो नई दिल्ली में मीटिंग करने आया वो भारतीय नुमाइंदे के सामने रखकर कहता है कि आप बोलते कुछ है पर आपकी तो अंदर अंदर कुछ और चल रही है। सोचिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी। बाद में रॉ के ऑफिशियल्स हैरान रह गए कि ये पेपर इतना टॉप सीक्रेट ये बाहर कैसे आया, श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के हाथ में कैसे है। तो जब जांच की गई पता चला कि उसकी सिर्फ 3 कॉपी थी जो रॉ ने बनाई थी। उनमें से 2 कॉपी खुद रॉ के टॉप बॉस और नेक्स्ट टू टॉप बॉस उनके पास थी, और जो तीसरी कॉपी थी वो पीएमओ को भेजी गई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब रॉ के 2 बॉस ने कहा कि ये तो सवाल ही नहीं कि हमारे यहां से लीक हो। तो फिर क्या पीएमओ से लीक हुई? शक वहीं गया। अब ये हुआ कि तफ्तीश करो, लेकिन इत्तेफाक से ये तफ्तीश होती तब तक इंदिरा गांधी की मौत हो गई। फिर उसके बाद चुनाव का मौसम आ गया। कहा गया कि भाई इसको अभी ठंडे बस्ते में डालो, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब ये धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। अब इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे, सत्ता में आ चुके थे, और एक बार देश फिर आगे बढ़ रहा था। पर इसी दौरान एक दूसरी कहानी होती है। कनॉट प्लेस में एक कॉपी, फोटो कॉपी का जो शॉप होता है, फोटो स्टेट जिसे हम लोग कहते हैं कई बार, तो वो एक शॉप है कनॉट प्लेस में, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर, बेसमेंट में। ये फोटोकॉपी का जो शॉप है, इसके ओनर का नाम था उस वक्त जो वहां पे थे वो सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा का ये फोटोकॉपी शॉप, जहां पे लोग आते, अपनी फोटो कॉपी कराते और चले जाते। सुभाष शर्मा से दोस्ती थी एक और शख्स की, और उनका नाम था वेद प्रकाश शर्मा। वेद प्रकाश शर्मा असल में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के एक अफसर थे, खुफिया अधिकारी। तो वेद प्रकाश के सुभाष शर्मा से दोस्ती थी, तो वो अक्सर शाम के वक्त आईबी के लोग जो काम करते हैं वो इधर उधर भटकते हैं जहां से भी खबरें मिल जाए। लेकिन वो शाम को कभी कभी अपने दोस्त सुभाष शर्मा के कनॉट प्लेस के इस फोटोशॉप पर, फोटोकॉपी शॉप पर पहुंच जाते और वहां बैठकर गप्पे मारते, उसके बाद चले जाते। ऐसे ही एक रोज, ये बात है 84 के अंत की, नवंबर दिसंबर का महीना है, 1984। वो अपने सुभाष शर्मा के इस फोटो स्टेट कॉपी जो है शॉप, वहां बैठे हुए थे। अच्छी खासी रोशनी थी। अचानक उन्होंने देखा सामने प्रिंटर लगा हुआ था, फोटो कॉपी हो रही थी। तभी कुछ फोटो कॉपी जब निकलती है तो आपने देखा होगा किस तरीके से निकलती है। वो ऐसे बैठे हुए थे कि सामने वो फोटो मशीन, कॉपी मशीन रखी हुई थी और उसमें से प्रिंट आउट निकल रहा था। तभी वेद प्रकाश शर्मा की नजर 1-2 कागज पर पड़ती है। उस कागज को देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि ये यहां कैसे। अब उस पर टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्यूरो की ही रिपोर्ट, जिस डिपार्टमेंट में खुद वेद प्रकाश शर्मा काम कर रहे हैं। अब वो देख कर सन, क्योंकि ऐसी चीजें कभी बाहर किसी फोटो कॉपी शॉप पे प्रिंट आउट कोई निकाल ही नहीं सकता, ना कॉपी कर सकता है। ये सब सीक्रेट होता दफ्तर के अंदर ही, आपकी मशीन है, वहीं से आप निकालिए कॉपी। उन्हें बड़ी हैरानी होती है। फिर वो देखते हैं एक शख्स से लेकर चला गया, उन्हें लगा कि शायद कुछ होगा, छोड़ो। लेकिन दिमाग में था, क्योंकि आईबी के अफसर थे,
उसके बाद वो नेक्स्ट पहुंचे फिर कि शायद कोई ऐसी चीज दिखे, लेकिन नहीं मिला, लेकिन वो आते रहे। अच्छा, चूंकि पहले आते थे, उनके दोस्त को भी कुछ शक नहीं और अपने दोस्त को उन्होंने बताया भी नहीं। फिर कुछ दिन बाद अचानक उनकी नजर फिर पड़ी, फोटोकॉपी से प्रिंट आउट निकल रहा है और वो देख रहे हैं कि ये एकदम डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसकी कुछ चीजें हैं। अब उन्हें लगा कि ये गड़बड़ है, क्योंकि जो चीजें मंत्रालय के बाहर नहीं आनी चाहिए वो एक प्राइवेट फोटो कॉपी शॉप में प्रिंट आउट निकल रहा है। फिर उन्होंने उस जो बंदा आता था, एक प्यून था, उसको देखना शुरू किया। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया रिएक्ट। कई दिन लगे रहे। फिर एक रोज वो आया, उसने कई सारे प्रिंट आउट निकाले। उस रोज वेद प्रकाश शर्मा ने एक कॉपी चुपचाप से चुराकर अपनी जेब में रख ली और वो फोटो कॉपी लेकर चला गया। उसके जाने के बाद जब उन्होंने वो प्रिंट आउट पढ़ा तो हैरान रह गए। वो पीएमओ से आया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वहां का एक गोपनीय दस्तावेज, और उसकी कॉपी वहां हो रही थी। अब उन्हें लगा मामला गड़बड़ है। वो फौरन अपने दफ्तर में अपने बॉस से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि कनॉट प्लेस में एक फोटोकॉपी शॉप है और वहां इस तरीके से गोपनीय दस्तावेज, उसके प्रिंट आउट निकाले जा रहे हैं, फोटोकॉपी हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन सबूत पुख्ता होना चाहिए, तो तुम नजर रखो। अब उन्होंने नजर रखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जब वहां बैठने लगे तो एक रोज देखा जो प्रिंट आउट लेकर आता था और लेकर जाता था, उन्होंने आईबी के कुछ लोगों को लगा दिया सादी वर्दी में, वो फॉलो करता है। जब फॉलो करना शुरू किया तो फिर पता चला कि वो वहीं कनॉट प्लेस में एक बिल्डिंग है हेली रोड पर, और उसी जगह पर एक दफ्तर है, और उस दफ्तर के अंदर वो बंदा वो प्रिंट आउट लेकर जाता है। जब उन्होंने पता किया कि ये दफ्तर किसका है तो पता चला कि ये दफ्तर एक इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी जो है उसका ये दफ्तर है। अब उस दफ्तर से इस फोटोशॉप या फिर इस जो खुफिया दस्तावेज है उसका क्या लेना देना, लेकिन ये पता चल गया कि ये कॉपी यहां से निकलती है और इस बिल्डिंग तक जाती है। अब जब ये पता चल गया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जाने दिया। फिर भी उसके ऊपर निगरानी रखते गए। फिर एक रोज रात के वक्त एक शख्स आता है, उसी फोटोकॉपी से कुछ शूट करता है, मतलब कॉपी निकालता है, और उसके बाद वो लेकर चला जाता है। आईबी वाले उसका पीछा करते हैं। वो उस बिल्डिंग में जाता है और बिल्डिंग में जाने के बाद अंदर ही है वेद प्रकाश शर्मा को खबर मिलती है। वो अपनी टीम को तैयार करते हैं और अचानक रात के करीब 11 बजे उस बिल्डिंग पे दरवाजे पे दस्तक देते हैं। दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा खुलता है तो सामने दो लोग बैठे हुए टेबल पर शराब पी रहे हैं, और उसी टेबल पर एक ब्रीफकेस खुला है और उस ब्रीफकेस के अंदर के सारे कागजात टेबल पर फैले हुए हैं। उनमें से एक पेपर को जब वेद प्रकाश शर्मा जी ने उठाया और देखा तो दंग रह गए। उस रोज एक कैबिनेट की मीटिंग थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और जिस वक्त ये उस जगह पे पहुंचे रात के करीब 11 बज रहे थे। ये मीटिंग करीब 9, साढ़े 9 बजे खत्म हुई थी। 1.5 घंटे पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के जो नोट्स थे उसका प्रिंट आउट उस शराब के टेबल पर पड़ा हुआ था। सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर एक कैबिनेट मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में क्या कुछ कहा गया, क्या फैसले लिया गया, उसके जो नोट्स बने थे, उस नोट्स की कॉपी कनॉट प्लेस के एक कारोबारी के ऑफिस में एक बिल्डिंग के अंदर टेबल पर है। वेद प्रकाश शर्मा दंग। उन्होंने सारे कागजात समेटे। टेबल पर 2 लोग बैठे हुए थे। उन दोनों से कहा आप कहीं नहीं जाएंगे। पूरी रात उस दफ्तर की तलाशी ली गई। तलाशी लेने के बाद सुबह तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई और इसके बाद एक एक कर छापा पड़ना शुरू हुआ। इस छापे के दौरान अलग अलग उस वक्त करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 12 लोगों के अलावा 3 देशों के एम्बेसडर और 3 देशों पर भी इस जासूसी में शामिल होने के इल्जाम लगे। इनमें एक था फ्रांस, एक था चेकोस्लोवाकिया और एक था उस वक्त ईस्ट जर्मनी। तब तक जर्मनी के 2 हिस्से हुआ करते थे, बाद में एक हो गए। आनन फानन में इन तीनों देशों के जो एम्बेसडर थे नई दिल्ली में, उन्हें कहा गया कि आप देश छोड़ दीजिए, पहली फ्लाइट लीजिए और यहां से निकल जाइए।
जो दो लोग रात को बैठकर शराब पी रहे थे, उन दोनों को जब आईबी की टीम ने उठाया, सुबह तक तलाशी ली, ढेरों कागजात मिले, फिर इन दोनों को बाकायदा रेड फोर्ट लाल किला ले गए। लाल किला में इनसे लंबी पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो फिर पूरी कहानी सामने आई। केरल में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था कुमार नारायण। कुमार नारायण केरल में पैदा हुआ, तब देश आजाद हुआ नहीं था। उसने आर्मी ज्वाइन किया, अंग्रेजों के अंदर में वो काम कर रहा था। फिर धीरे धीरे 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद कुमार नारायण की भी जिंदगी बदली। वो अब दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसे डिफेंस मिनिस्ट्री में नौकरी लगी, एक स्टेनोग्राफर की, एक टाइपिस्ट की। फिर वहां से वो फाइनेंस मिनिस्ट्री गया, फिर अलग अलग मंत्रालय में काम किया। ये जो स्टेनोग्राफर या टाइपिस्ट होते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी में इनका जो पद होता है वो बेशक नीचे होता है, बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन याद रखिएगा, ये वो दौर था जब ये ईमेल और कंप्यूटर ये सारी चीज़ें मतलब दुनिया में भी आने वाली थी, बल्कि ये तो उससे पहले की भी बात है। तो हर काम, कोई मीटिंग भी हो रही है, नोट्स भी हो रहा है, तो सब टाइपिंग हुआ करती थी टाइपराइटर पे। तो एक स्टेनोग्राफर या एक टाइपिस्ट, ये समझ लीजिए कि अगर आपके भरोसे का नहीं है तो आप जो बोल रहे हैं और वो जो टाइप कर रहा है और जो लिख रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो बेशक टॉप सीक्रेट हो, वो फिर टॉप सीक्रेट नहीं रहते। और कुमार नारायण को अपनी इस काबिलियत का पता था। आर्मी के बाद जब वो डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब जगहों पे काम किया बतौर एक स्टेनोग्राफर, बल्कि टाइपिस्ट के तौर पर, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वो चीजें टाइप कर रहा है जो राज अगर जमाने के सामने आए तो पता नहीं क्या। वहीं से उसके मन में लालच आना शुरू हुआ। इतने वक्त तक उसने नौकरी की तो तमाम मंत्रालय में उसकी दोस्ती थी, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस में हो, चाहे पीएमओ में हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री में हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो, हर जगह उसकी दोस्ती थी उसी ओहदे के लोगों से, और खास तौर पर उन्हीं सारे टाइपिस्ट से। और उन सबके पास जानकारी होती थी, पेपर भी होते थे। तो नौकरी करते करते 1959 में अचानक कुमार नारायण ने कहा कि अब हम नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि अब इस नौकरी में इतना कुछ रहा नहीं, अब कुछ और काम करते हैं। तब तक वो सारी चीजें समझ चुका था। इसी के बाद उसने एक मुंबई में इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी SLM मानेकलाल, इसको ज्वाइन कर लिया और यहीं से उसकी जिंदगी बदली। अब वो अपने पुराने सोर्सेस, पुराने रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल करता। दिल्ली में दफ्तर था, उसकी तैनाती दिल्ली में हुई। अब वो डिफेंस मिनिस्ट्री, पीएमओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट हाउस के अपने उन दोस्तों को बुलाता, महंगी शराब पिलाता, महंगे महंगे शॉप से उनकी शॉपिंग कराता, जो भी कोई फेस्टिवल आता, मिठाइयों के महंगे महंगे अच्छी मिठाई उनको गिफ्ट भेजता। और बैठकर जब ये महफिल जमती तो धीरे धीरे वो लोग भी कुछ कुछ राज बताते जाते। पहले राज मुंह से बताते, फिर धीरे धीरे बात कागजों पर आई। अब वो कागज लाकर देने लगे। वो कागज लेकर आते, ये महफिल शराब की जमती। कुमार नारायण चुपके से अपने एक शख्स को वो पेपर देता और कहता, जाओ बराबर में हेली रोड और सीपी बराबर में, वहां से फोटो कॉपी करा कर ले आओ। वो फोटो कॉपी कराते हुए लाता, ओरिजिनल पेपर वापस, फोटो कॉपी इनके पास, वो चले जाते और ये सिलसिला चलता रहा 59 से 85 तक, मतलब करीब करीब 25 साल। और फिर ये इन सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग देशों के जासूस को बेचता। उनमें से एक फ्रांस थी। उस वक्त फ्रांस के साथ हमारे मीराज और बाकी सारी चीजें खरीदनी थी, तो ऐसे बहुत सारे सीक्रेट बेचता जो फ्रांस की जो जासूसी कंपनी थी वो उसका फायदा उठाती कि इनका डिफेंस बजट कितना है, ये क्या खरीदने जा रहे हैं, किस देश से खरीदने जा रहे हैं। तो पहले जानकारी होती तो उसी हिसाब से वो अपनी जो बोली है वो उस रेट के हिसाब से भी लगा देते। यहां तक कि जो आईबी की रिपोर्ट होती, देश के अंदर असम कश्मीर में क्या करने जा रहे हैं वो भी पेपर इनके पास आ जाता, श्रीलंका में क्या करने जा रहे हैं वो भी खबर आ जाती। मतलब आईबी रॉ से लेके पीएमओ तक की हर खबर इनके पास आ जाती। और ये जो इंडिया में फ्रेंच उस वक्त एम्बेसडर थे फ्रांस के, उनको ये पता था। और कुमार नारायण उनका सबसे बड़ा एक तरह से क्लाइंट था। इसी तरीके से पोलैंड को पता चला तो पोलैंड ने पेपर खरीदने शुरू किए। ईस्ट जर्मनी को पता चला, उसने खरीदने शुरू किए। यहां तक कि रशिया भी बीच में आया। तो सारे देशों के लोगों को हमारे देश के राज बिक रहे हैं। एक बार एक ऐसा पेपर आ गया जब पाकिस्तान परमाणु बम परीक्षण करने जा रहा था पहली बार,
तो ये हुआ कि भारत का स्टैंड था कि इसको रोकना है, किसी तरह से वो परमाणु संपन्न देश न बने। तो उसको रोकने के लिए क्या क्या किया जाए, ये पूरी एक गोपनीय मीटिंग हुई हमारी खुफिया एजेंसियों की। और वो पेपर लीक इसी कुमार नारायण के हाथों होते हुए फ्रांस और बाकी देशों से यूएस तक पहुंच गया। यूएस के एक न्यूज़पेपर ने वो खबर छाप दी। यूएस के में ही उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्हें ये पता चला कि न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए इंडिया क्या करने जा रहा है। फिर पाकिस्तान ने रुख बदला, उसने धमकी दी कि अगर आपने हमारे न्यूक्लियर जहाँ पे हमारा टेस्ट होना है वहाँ पे कोई अटैक किया तो हम बदले में मुंबई पर अटैक करेंगे और हजारों लोग मारे जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम खुद दंग थे कि कैसे पता चल रहा है। तो भेदिया घर में था। तो इसी तरीके से ये बेचता रहा और सरकारी जो मुलाजिम थे वो काम करते रहे। सरकारी मुलाजिम काम करें तब तक तो ठीक है। राजीव गांधी के उस वक्त जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे पर्सनल, पीसी अलेक्जेंडर, बड़ा नाम था उनका, मतलब सभी जानते हैं हम लोग पीसी अलेक्जेंडर। तो पीसी अलेक्जेंडर उस वक्त राजीव गांधी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो इसका मतलब यह है कि इस देश में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी फैसले हो रहे हैं, पीसी अलेक्जेंडर को पता होगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल साथ है और उनके मतलब एकदम आप समझ लीजिए कि राजदार है। इन्हीं पीसी अलेक्जेंडर के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, ये तो प्राइम मिनिस्टर के हो गया, पीसी अलेक्जेंडर साहब के भी प्राइवेट सेक्रेटरी थे। उनका नाम था एनटी खेर, ये कश्मीर के रहने वाले थे। इसके अलावा एक और उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे के मल्होत्रा और एक चपरासी था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 3 ऐसे नाम थे जो बड़े टॉप पे, कि पीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर के अपने निजी स्टाफ टीम, ये लोग कुमार नारायण के क्लाइंट थे। पीएम हाउस में या पीएमओ में जो कुछ होता वो पेपर से लेके सारी चीजें इनको रिपोर्ट कर देते और वो दे देते। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट के मीडिया एडवाइजर थे तरलोचन सिंह जी। तरलोचन सिंह के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनका नाम था एस शंकरन। एस शंकरन भी एक क्लाइंट था कुमार नारायण के। और एस शंकरन तो 20 साल तक प्रेसिडेंट स्टेट में रहे, प्रेसिडेंट हाउस में रहे, प्रेसिडेंट हाउस में मुलाजिम रहे और 20 साल तक, और 25 साल ये जासूसी चली। सोचिए आप, 20 साल तक वो शख्स जासूस की मदद करता रहा और वो सारे राज देता रहा। तो प्रेसिडेंट हाउस, पीएमओ, इन सारी जगहों पर इनके लोग थे। अब विदेशी दूतावास को जानकारी कैसे देते थे? जैसे फ्रेंच के जो एम्बेसडर थे, उनका यह था कि दिल्ली में कहीं टहलना, मॉर्निंग वॉक बहुत करते हैं जितने भी एम्बेसडर हैं। अगर आप दिल्ली में रहते तो आप जानते होंगे, खास खास जगह है। तो फ्रेंच एम्बेसडर जो थे, उनका बॉली नाम है, उनको कुतुब मीनार घूमने का बड़ा शौक था, वहां जाकर वॉक भी करने का। तो अक्सर कुतुब मीनार जाते और वहीं पे कुमार नारायण उनको टहलते हुए मिलता और फिर पेपर या सूचनाओं का आदान प्रदान होता। तो अलग अलग तरीके से ये लोग ये सारी खुफिया जानकारी एक दूसरे को देते रहते और 25 साल तक ये चीजें चलती रही। क्या क्या जानकारी इस दौरान में पिछले 25 सालों में 1960 से 85 तक कुमार नारायणन ने मतलब 3 देश और बाकी पता नहीं कितने लोगों को दिया, उसकी जब एक छानबीन हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, लिस्ट निकली, पेपर मिले, तो पता चला कि जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया के, हमारी जो मिलिट्री है, कहाँ पे क्या पोस्टिंग तैनाती है, हमारे सैटेलाइट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हम फ्यूचर में या अभी करने जा रहे हैं, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसका कहाँ कैसे क्या यूज़ करना है, डिफेंस प्लानिंग हमारे फ्यूचर की क्या है, किससे क्या हमें हथियार खरीदने हैं, किससे कौन से जंगी जहाज खरीदने हैं, डिफेंस एयरक्राफ्ट की पूरी किस किस देश से क्या कितने पैसे में खरीदना है, कौन सस्ता देगा। इसके अलावा हमारी फॉरेन पॉलिसी, किस देश के साथ आगे हमें कैसे रिश्ता बना के रखना है, रॉ की सारी रिपोर्ट के पेपर, आईबी के सारे रिपोर्ट के पेपर, ये सारी चीजें, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी, मतलब कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो 25 साल में कुमार नारायण ने बेचा नहीं। इसके बाद जब ये सारा खुला, इन्वेस्टिगेशन हुई, 17 साल तक
अब आप यहां पे भी देखिए, फिर वही कोर्ट की हम बात करते हैं। 17 साल तक कोर्ट में मुकदमा चला। 85 में अरेस्टिंग हुई थी, उसका 17 साल। 2002 में पहली बार दिल्ली की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में 13 लोगों को सजा सुनाई गई। जो मानिकलाल कंपनी के मालिक थे योगेश, उनको 14 साल की सजा हुई। उसकी वजह ये थी कि जो ये सारे राज चुराए थे कुमार नारायण ने, यूरोप में और बाकी जगहों पर इस कंपनी को बहुत सारे ठेके मिले इसी राज के बदले में। तो इस जासूसी कांड के एक किरदार वो भी थे, तो उनको 14 ईयर्स कैद की सजा मिली 2002 में। इसके अलावा कुल 12 सरकारी अफसर, कई रिटायर हो गए थे, कई सर्विस में थे, 100 मौजूदा मिलाकर 12 गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इस जासूसी कांड में शामिल थे, उनको 12-12 साल की कैद की सजा हुई। और इन 12 लोगों में 4 थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करने वाले लोग, 4। इसके अलावा 4 थे जो डिफेंस मिनिस्ट्री में थे, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे। तो ये 12 सरकारी अफसर थे। सभी को सजा मिली, लेकिन इस जासूसी का जो किंग पिन, जो मास्टरमाइंड था कुमार नारायण, उसको सजा नहीं सुनाई जा सकी। उसकी वजह यह थी कि 2002 में ये फैसला आया और 2000 मार्च के महीने में कुमार नारायण अपनी मौत खुद मर गया। तो क्राइम कहानियां विश्वम्स में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।